गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक के आधार पर हम सघन माध्यम विरल माध्यम को कैसे जानेंगे। अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन का कम या ज्यादा होना किन किन कारणों पर निर्भर करता है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में, जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक यहाँ पर दो अपवर्तनांकों की तुलना या फिर ये कहें कि दो अपवर्तनांकों का रेशियो, उसका अनुपात। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको सीख लीजिए। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें, यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 और इसमें प्रकाश की चाल C1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 तथा इस माध्यम में प्रकाश की चाल C2 हो, तो देखिए हमने इंफॉर्मेशन दोनों लिख दिया। माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, इसमें यानी कि माध्यम 1 में ही प्रकाश की चाल कितना C1, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 और माध्यम 2 में है ना प्रकाश की चाल C2 है। तो यहां से माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसका चाहिए? माध्यम 2 का चाहिए। माध्यम 2 का किसके सापेक्ष चाहिए? तो माध्यम 1 के सापेक्ष
आपेक्षिक अपवर्तनांक चाहिए। तो अपवर्तनांक के लिए n लिख दीजिए। अपवर्तनांक किसका चाहिए? तो माध्यम 2 का चाहिए। किसके सापेक्ष चाहिए? तो 1 के सापेक्ष चाहिए। यानी कि n/1 लिखने का मतलब कि अपवर्तनांक n किसके लिए है? अपवर्तनांक के लिए। किसका अपवर्तनांक चाहिए? 2 का। n से जस्ट सटा हुआ कौन है? 2। तो अपवर्तनांक किसका चाहिए? 2 का। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो n/1 बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्यम 2 का, अब पहले कौन आया? 2 ना, तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। तो अब दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? ये तो हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n/1 इज इक्वल टू माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? n2 बटा में क्या हो जाएगा? n1, है ना। तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। अब अगर प्रकाश की चाल के रिस्पेक्ट में देखना पड़े तो वो कैसे देखेंगे, ये जरा समझिए। इसी को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। n/1 बराबर n2 लिखना होगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है? माध्यम 2 का। तो इसको हम लिखेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा अंश में बटा। अब इसके नीचे में क्या आ जाएगा? तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में क्या हो जाएगा? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो c बटा c2 इंटू c1 ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c1 बटा c2। यानी कि ये क्या है? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष n/1 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में क्या हो जाएगा? तो इसको हम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। बटा में हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसी प्रकार एक और रिलेशन यहां से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर माध्यम 1 का अपवर्तनांक चाहिए, किसका अपवर्तनांक चाहिए? 1 का। किसके सापेक्ष चाहिए? 2 के सापेक्ष चाहिए। तो आप उसी अनुसार से अगर लिखिएगा तो n1 ऊपर आ जाएगा, n2 नीचे आ जाएगा। फिर जब आप इसको प्रकाश की चाल में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? c2 बटा में c1। ये इक्वेशन नंबर कितना? 2। तो इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप यहां से LHS को गुना करो, n/1 इंटू n12 बराबर ये कितना है? c1 बाय c2 इंटू ये कितना है? तो c2 बटा c1। ये सब कट जाएगा तो n/1 इंटू n12 बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये दोनों में से किसी एक को इसके नीचे रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? तो n/1 बराबर 1 बटा n12। अब हम इसको अगर शब्दों में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको शब्दों में लिखने के लिए हम दे सकते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ये बराबर है किसके? बताइए। तो ये बराबर है 1 बटा माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का
2 के सापेक्ष अपवर्तनांक के। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिल गया कि n/1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक के। ठीक है, अगर एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक दिया हुआ है तो दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हम इसी रिलेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट रहा आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम से संबंधित बातें क्या क्या है, अपवर्तन का नियम कौन कौन है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम। अगला हम लोगों का टॉपिक है अपवर्तन के नियम, है ना, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोग दो माध्यम लेते हैं। ये लाइन है, इसके ऊपर हम लेते हैं माध्यम 1 और यहां पर हम लेते हैं माध्यम 2। ठीक है, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चल के आती है तो इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने एक अभिलंब खींचा mn क्या है, अभिलंब है, और यहां से A और यहां पर एक बिंदु हमने लिया है, यह बिंदु है B, और यहां से प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाती है, सीधे न जाके ये विचलित तो हो गई। तो देखिए ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ गई? क्योंकि यह सघन माध्यम है और हमको पहले से मालूम है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर यह आपतन कोण I है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? R होगा। ठीक है, तो अब यहां से समझते हैं हम लोग पहला नियम क्या है। तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला ये है, पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में, समतल में होते हैं। तो ये पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है वह एक ही बिंदु पर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन, आपतन कोण की
जया, जया बोले तो साइन, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसके अनुसार से आपतन कोण की जया कहने का मतलब कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, नियतांक है। मान लीजिए कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है ना। तो साइन आई बटा साइन आर नियतांक होता है, और यह नियतांक किसके बराबर होता है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, साइन आई बटा साइन आर बराबर n/1 है ना। यह नियतांक किसके बराबर होता है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा में क्या हो जाएगा n1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये हमारा रिलेशन मिल गया, और यह रिलेशन आया है ना अपवर्तन के दूसरे नियम से। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आप अगर कहा जाएगा कि स्नेल के नियम को बताए, तो आप लिख सकते हैं कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और यह नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, और ये रिलेशन आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा अपवर्तन के नियम। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आप इस पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, समझिए, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को आप स्टडी कीजिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। 150